Hello, my dear students. Welcome to प्रणीता शुक्ला स्टडी हब. आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पोएम एक्सप्लेन किया था वो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस बनते रहें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक से चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक. द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर जो है आपका, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में. तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें एवलिन ग्लैनी जो कि एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन है, उनके बारे में पढ़ेंगे. और इस पार्ट 1 का जो टाइटल है वो है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. तो ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि एवलिन ग्लैनी जो थी वो सुन नहीं सकती थी, बट फिर भी वो म्यूज़िक को सुनती थी. तो अब कैसे सुनती थी वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो उससे पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको पहले हम लोग समझते हैं. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो ऐसा नहीं है कि जो एवलिन ग्लैनी थी वो बाय बर्थ ही वो डेफ थी, उनको सुनाई नहीं देता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उनकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि उनको सुनाई देना बंद हो गया. तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर ने उनसे उनकी हियरिंग एबिलिटी यानी उनके सुनने की जो क्षमता थी वो तो ख़त्म कर दी, छीन लिया, ले लिया, बट लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनको कुछ दिया. वॉट वी हेयर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो फील करती हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जो सुन सकते हैं, जितना वो सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो फील करती हैं. कौन? एवलिन ग्लैनी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही प्यार से वो उसको एक्सप्रेस करती हैं, प्रेजेंट करती हैं. Read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. तो इस चैप्टर को यानी इस पार्ट में एक ऐसे पर्सन के बारे में आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ा, फाइट किया और अपने सक्सेसफुल स्टोरी बनाई, यानी कि अपनी एक सफलता की कहानी, अपने जीवन के सफलता की कहानी एक बनाई. तो जब भी हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नया करते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी उसको कहा जाता है. और इस चैप्टर के थ्रू पोएट ने ये समझाने की कोशिश की है, राइटर ने, कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और हमारे अंदर जो खूबी है उस पर फोकस करना चाहिए. ये नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कोई कमी है तो हम उसी पर फोकस करें. हम तो ये नहीं कर सकते, हम हर समय उसी के बारे में सोच के निगेटिव थॉट सेट करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो साथ ही साथ कुछ अच्छा भी होता है. तो जब आप एवलिन ग्लैनी की स्टोरी को आप पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से फाइट किया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight girl looking younger than her 17 years. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. तो यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जहाँ पे खचाखच भीड़
थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब अपनी-अपनी जगह पाने के लिए एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक-दूसरे को पुश कर रहे थे। A slight girl looking younger than her 17 years, एक छोटी-सी दुबली-पतली लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी? वो 17 ईयर की थी, बट उसकी एज जो थी वो इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी कि वो 17 ईयर से भी कम लग रही थी। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो काफ़ी नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी, और वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो ये उनका पहला दिन था, जो कहाँ पे जा रही थी? एक सम्मानित रॉयल एकेडमी थी, म्यूज़िक की एक रॉयल एकेडमी थी। कहाँ थी ये? लंदन में थी। तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि उसको ऐसा मौका मिला था वहाँ पे जाने का, और नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। तो स्कॉटलैंड ऐसे समझ लीजिए कि आउट एरिया कह सकते हैं, या जैसे अगर कोई गांव का हो और शहर में आए तो एक तरफ उसको एक्साइटमेंट भी होगा कि हाँ, उसको शहर में आने का मौका मिला है, और दूसरी तरफ वो गांव से शहर में आएगा तो थोड़ा-सा उसके अंदर नर्वसनेस भी रहेगी। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन जो थी वो एवलिन के साथ थी। तो आने की खुशी भी थी और वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, इस वजह से थोड़ी वो नर्वस भी थी, यानी कि डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस म्यूजिशियन ने क्या किया? बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए, जबकि वो ऑलमोस्ट यानी कि ज़्यादातर वो बहरी हो चुकी थी। ज़्यादातर उसकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने एज अ म्यूजिशियन जो है उसने बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस किया। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लैनी की जो हियरिंग एबिलिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई, एकदम से नहीं ख़त्म हुई थी कि स्टार्टिंग में ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। पहले वो बहुत अच्छे से सुन सकती थी, बट धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी हियरिंग एबिलिटी ख़त्म हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उनकी मदर याद करती हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कब नोटिस किया था, जब एवलिन 8 ईयर की थी और वो पियानो प्ले करने के लिए मम्मा का वेट कर रही थी कि वो कॉल करेंगी तो वो पियानो प्ले करेंगी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। मदर ने एवलिन को बुलाया, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। फिर एकदम से उनकी मदर को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो सुन नहीं पा रही थी। सेज इज़ाबेल ग्लैनी ने ऐसा कहा। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो एवलिन की जो हियरिंग एबिलिटी थी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, बट उन्होंने क्या किया था? उसको छुपाया था। किससे? अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू आ। तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर पेज टर्न करेंगे। तो एवलिन ने क्या किया था? अपने टीचर से और फ्रेंड से इस बात को छिपाया था कि वो सुन नहीं पा रही थी, और जैसे जैसे टाइम बीता गया तो सुन नहीं पा रही थी, इस वजह से उनके जो मार्क्स थे वो डाउन हो रहे थे। यानी कि जो रिस्पॉन्स था क्लास में एकदम से डाउन होता चला जा रहा था। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो वो एवलिन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हैं। क्या रिक्वेस्ट करती हैं? हाँ, टेक हर टू स्पेशलिस्ट। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो ये रिक्वेस्ट करती हैं कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, शायद उसको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उसके मार्क्स डाउन हो रहे हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage.
जब उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया गया और ये पाया गया कि उनकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो धीरे-धीरे यानी कि ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी थी। किस वजह से? उनके जो नर्वस सिस्टम थे वो डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो उनको ये एडवाइस किया गया कि जो इवलिन है उनके ईयर्स में जो डिवाइस हियरिंग डिवाइस होते हैं उसको सेट करवाया जाए और इनको किसी डेफ स्कूल में भेज दिया जाए, यानी कि जहाँ पे डेफ स्टूडेंट ही पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या जैसे स्पेशल स्कूल होते हैं कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो इस तरीके स्कूल में यानी कि डेफ वाले स्कूल में जहाँ पे बच्चे सुन नहीं सकते ऐसे स्कूल में उनको डाल दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन बताती हैं अपने इंटरव्यू में, यानी कि ये जो कुछ भी इसमें चैप्टर में लिखा गया है वो एवलिन ने खुद बताया है राइटर को, तो राइटर ने उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। तो उन्होंने कहा जब एवलिन को ये बात पता चली कि ऐसा उनको एडवाइस किया जा रहा है तो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी, यानी कि अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो बिल्कुल भी गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो जैसे कि नॉर्मल लोग अपना जीवन जीते हैं वैसे ही जीने वाली थी और अपना जो म्यूज़िक का इंटरेस्ट था वो भी वो कंटिन्यू रखने वाली थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की जो जाइलोफोन बजा रही थी एंड वो भी चाहती थी कि वो उस जाइलोफोन को बजाए, प्ले करे। कौन? एवलिन। तो एक गर्ल जो थी वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा देखकर और फिर वो भी चाहती थी कि उसको प्ले करें। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो ज़्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज ही किया था, बट एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने इवलिन के पोटेंशियल को पहचान लिया था। He began by he began by tuning two large drums to different notes. तो रॉन फॉब्स एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जो कई तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनको परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने जब इनके पोटेंशियल को पहचाना तो उन्होंने क्या किया, दो बड़े ड्रम को बजाया अलग अलग टोन में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा होगा कि तुम अपने ईयर से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तुम कोशिश करो इसको सेंस करने का, तुम किसी और सेंस से इसको सुनने की कोशिश करो, सेज एवलिन। एवलिन ऐसा बताती हैं। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन बताती हैं कि अचानक सडनली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो जो हायर ड्रम था उसको वो वेस्ट अप यानी कि कमर के ऊपरी हिस्से से फील कर पा रही थी एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर नोट से उनको क्या कर रही थी, वो वेस्ट के नीचे वाले पोर्शन से वो फील कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने कई बार रिपीट किया उस एक्सरसाइज को एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो जब कई बार फोर्ब्स ने रिपीट किया तो एवलिन ने ये पता लगा लिया कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग नोट्स को फील कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मैंने अपने माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से साउंड और वाइब्रेशन को समझने के लिए, फील करने के लिए पूरी तरीके से खोल दिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो कुछ भी मुझे अभी मिला है वो किसका रिज़ल्ट है? मेरी कड़ी मेहनत का, मेरे जुनून का, यानी कि पूरी तरीके से लगन का। तो ये इस तरीके से एवलिन मतलब बता रही हैं कि उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया फोर्ब्स के साथ और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो बॉडी के किस पार्ट से कैसे नोट्स को फील कर पा रही थी, और फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की जिसकी वजह से उनको वो एक अच्छी म्यूजिशियन बन पाई। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स
She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो इवलिन जो थी उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वो यूके गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो यंग ऑर्केस्ट्रा जो होता है एक म्यूजिशियन का ग्रुप होता है, तो वो यंगस्टर का था ग्रुप। तो उनके साथ वो यूके जाती हैं और जैसे से उस टाइम पर वो कितनी ईयर की थी, 16, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लेंगी, यानी कि वो लाइफ में बस म्यूज़िक के लिए ही जिएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। शी ऑडिशन, उन्होंने ऑडिशन दिया कहाँ पे, रॉयल एकेडमी में, जो कि म्यूज़िक का एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट था, और उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए कि उस एकेडमी में के इतिहास में उतने मार्क्स किसी ने कभी पाए ही नहीं थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो धीरे धीरे वो क्या किया, उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क से अब धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी थी। तो अभी तक क्या करती थी, वो ग्रुप में देती थी, बट अब वो सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उनका जो कोर्स था वो 3 ईयर का था, और एंड होते होते वो काफ़ी अवार्ड्स उस इंस्टीट्यूट से पा चुकी थी। कौन, एवलिन। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। तो जो एवलिन थी वो डाउन टू अर्थ थी, इस वजह से जो है वो कभी भी हीरोइक अचीवमेंट, यानी एक तरीके से कह सकते हैं अगर कोई अप्रिशिएट करता था तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, यानी उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उनके मुंह पर कोई उनकी तारीफ़ करे। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप ज़रूर पाओगे। यानी अगर आपको मंजिल पता है और रास्ता पता है तो आप सक्सेस और सफलता ज़रूर पाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से वो टॉप तक गई, और उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखा, 1,000 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखा। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर वो लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी। और क्या हो गई वो परक्यूशनिस्ट में, वो एक परक्यूशनिस्ट हो गई विथ मास्टरी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एवलिन जो है लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इसमें कुछ और पैरा हैं, 5 पैरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें टोटल 10 पैरा हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।